हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर को। सो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे करते हैं सिग्नल टू नॉइस रेशियो। तो देखिए, हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कब ऑब्टेन होता है, जब कंपाउंड है वो इंटरेक्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ में, सुटेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ में। उसके बाद जो हमारी एनर्जी है वो एब्जॉर्ब की जाती है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं कंपाउंड की वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को। उसके बाद जो हमारी एब्जॉर्ब एनर्जी है वो डिपेंड करती है हमारे कंपाउंड के नेचर पे, और जो एब्जॉर्ब एनर्जी है वो उसके बाद कन्वर्ट कर दी जाती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। कौन करता है उसे कन्वर्ट? डिवाइस दैट इज कॉल्ड डिटेक्टर। तो डिटेक्टर कन्वर्ट कर देता है हमारी जो रेडिएशन एनर्जी होती है, एब्जॉर्ब एनर्जी होती है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर। उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो मैग्नीफाइड होता है और पास ऑन हो जाता है किसके पास? रिकॉर्डिंग डिवाइस के पास में। उसके बाद वहां से हमें क्या मिलता है? एक प्लॉट मिलता है चार्ट के ऊपर, और इसी तरह का यहाँ पे हमने एक प्लॉट को शो किया हुआ है। यहाँ पे जो हमें एक ये फ्लक्चुएशंस या फिर बोल सकते हैं जो पीक्स हमें दिखाई दे रही हैं छोटी छोटी, ये क्या है? हमारी नॉइस है। और जो मेन जो हमारा सिग्नल है वो कौन सा है? ये है मेन जो है हमारा सिग्नल, ये है। और ये क्या मिल रही है हमें? जो फ्लक्चुएशंस और जो पीक्स हमें दिखाई दे रही हैं इस तरह की स्मॉल पीक्स, वो क्या है? हमारी नॉइस है। सो फॉर ऑब्टेनिंग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, फॉर ऑब्टेनिंग absorption spectra the compound interacts with the electromagnetic radiation, with the suitable electromagnetic radiation, magnetic radiation. The energy is absorbed. कौन करता है absorb? The energy is absorbed by the molecules of the compound, depending upon the nature of the compound, the absorbed energy is magnified. And passed on to the recording device. किसके पास आ जाती है? वो रिकॉर्डिंग डिवाइस के पास में, टू प्रोड्यूस अ प्लॉट ऑन the chart, and one such plot is shown in figure. प्लॉट को शो किया है फिगर के अंदर. It is clear from the figure that there are number of random peaks or fluctuations present in the background of spectrum. तो देखिए, हमें फिगर से क्लियर है कि यहाँ पे क्या दिखने को मिल रहा है हमें? नंबर ऑफ रैंडम पीक्स हैं और क्या है? हमारी फ्लक्चुएशंस हैं. ठीक है, प्रेजेंट है जो इन द बैकग्राउंड ऑफ स्पेक्ट्रम में. और ये फ्लक्चुएशंस किस वजह से हो सकती है? हमारी हो सकती है या तो क्या हो, सैंपल के साथ हमारा कोई और कंपोनेंट प्रेजेंट हो, या फिर जो हमारे डिटेक्टर उसने फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रोड्यूस कर दिए हो. ठीक है, सो दीज fluctuations may be due to some components present along with the sample,
or may be due to or may be due to false electronic signal to false electronic signal produced by the detector कैसे हो सकती हैं? These fluctuations may be due to some components present along with the sample or may be due to false electronic signal produced by the detector, and these fluctuations students called noise. So these fluctuations are called noise. क्लियर है बच्चों? इन्हीं फ्लक्चुएशंस को हम क्या बोलते हैं? नॉइस बोलते हैं. अगर स्टूडेंट्स हमें जो हमारे रियल स्पेक्ट्रल पीक है उसको अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है नॉइस से, तो जो हमारी रियल पीक है उसकी जो इंटेंसिटी है वो 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा होनी चाहिए हमारी नॉइस के कंपैरिजन में. ओके, सो टू डिस्टिंग्विश the real spectral peak from the noise, the intensity of real peak should be कितना? 3 to 4 times, should be 3 to 4 times more than the noise fluctuation. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है जो हमारी रियल पीक है, जो हमारी रियल स्पेक्ट्रल पीक है, उसको जो नॉइस है, जो फ्लक्चुएशन है, नॉइस फ्लक्चुएशन उससे, तो हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? कब कर सकते हैं? जब जो हमारी रियल पीक है उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी? 3 से 4 टाइम्स ज़्यादा होगी नॉइस से, नॉइस फ्लक्चुएशन से. ऑलराइट, नेक्स्ट अब हम देखते हैं सिग्नल टू नॉइस रेशियो. क्या होती है? SNR. So S/N, signal to noise ratio, that is equal to average signal amplitude by average noise amplitude. Average signal amplitude by average noise amplitude. All right students, amplitude समझ आया? तो S/N रेशियो क्या होगी? सिग्नल टू नॉइस रेशियो. एवरेज सिग्नल एम्पलीट्यूड बाय में क्या कर देंगे? एवरेज नॉइस एम्पलीट्यूड. तो वही क्या हो जाएगी हमारी S/N रेशियो. जितनी ज्यादा S/N रेशियो होगी उतने ही क्या होगा, जो हमारा नॉइस है उसमें रिडक्शन होगा, और जितना नॉइस में रिडक्शन होगा उतनी ही ज्यादा हमारी एक्यूरेट क्या हो जाएगी? मेजरमेंट हो जाएगी. क्लियर है? सो क्या लिखेंगे हम? मोर इज द वैल्यू of S/N ratio, more is the noise reduction, and hence accurate the measurement, ठीक है. तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या हमारी? SNR, S/N रेशियो, एवरेज सिग्नल एम्पलीट्यूड बाय एवरेज नॉइस एम्पलीट्यूड. और जितनी ज्यादा वैल्यू होगी S/N रेशियो की उतना ही ज्यादा क्या होगी? हमारी नॉइस रिडक्शन होगा, और उतना ही ज्यादा एक्यूरेट क्या होगी? हमारी मेजरमेंट होगी. सो हमने देखा कि S/N रेशियो को बढ़ाने से क्या होगा, जो हमारी नॉइस रिडक्शन है वो भी बढ़ेगी, और इससे जो हमारी मेजरमेंट है वो एक्यूरेट आएगी. तो क्या हम S/N रेशियो को बढ़ा सकते हैं, और कैसे, हम कौन सी वेज है जिससे S/N रेशियो को बढ़ा सकते हैं, तो उसी को हम स्टडी करते हैं. सो दी S/N रेशियो कैन बी increased by the following ways.
फॉलोइंग वेज, जिसमें फर्स्ट हम लेंगे हार्डवेयर डिवाइसेस। तो यहाँ पे दी हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक हम शेल्स हैं, फिल्टर्स हैं, तो ये क्या इन्हांस करते हैं एसएनआर को। दी हार्डवेयर डिवाइसेस such as shields and filters can enhance the SNR, etc. can enhance the SNR. Second, the software technique, like Fourier transformation, तो देखिए नेक्स्ट आती है मेरे पास जो सॉफ्टवेयर टेक्निक है वो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या हमारा एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, इसमें हम स्पेक्ट्रा को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, सेकेंड मेथड में एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो द सॉफ्टवेयर टेक्निक लाइक फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड this technique involves the mathematical operation, जिसको हम ब्रीफली स्टडी करते हैं अभी, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो स्पेक्ट्रा होता है, द स्पेक्ट्रा आर रिप्रेजेंटेड, यहाँ पे जो स्पेक्ट्रा उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इन द अनदर मेथड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो द स्पेक्ट्रा आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन as a function of frequency, that is okay, function of frequency. And there is another method of expressing the spectra in the form of intensity of radiation, यहाँ पे क्या हो जाएगा, as a function of time, that is function of time. सो एक मेथड में हम क्या ले रहे हैं, फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी एज अ फंक्शन ऑफ frequency. So the spectra are represented in the form of plot of intensity of radiation as a function of frequency f nu, and here there is another method of expressing the spectra in the form of intensity of radiation as a function of time, that is f t. ऑल राइट, सो यहाँ पे हमारे पास कितनी हो गई, एक तो फ्रीक्वेंसी और एक हमारा टाइम डोमेन. सो thus there are two methods of recording the spectra. Two methods of recording the spectra. These spectra. One is the frequency domain. That is f nu, and the other is the time domain. So there are two methods of recording the spectra, one in the frequency domain and another in the time domain, that is ft. ऑल राइट, सो हमारे पास टू मेथड्स होगी रिकॉर्ड करने के स्पेक्ट्रा को, एक हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में, दूसरा हमारा टाइम डोमेन में. टाइम डोमेन
contains every information, contains every information present in the frequency domain and vice versa. ठीक है बच्चों, जो हमारी टाइम डोमेन है वो कंटेन करता है सारी इन्फॉर्मेशन को जो प्रेजेंट होती है हमारी फ्रीक्वेंसी डोमेन में। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी डोमेन कंटेन करता है एवरी इन्फॉर्मेशन जो प्रेजेंट होती है हमारी टाइम डोमेन के अंदर। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी डोमेन है, जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर में, टाइम डोमेन के अंदर में, यूजिंग जो हमारी मैथमेटिकल ऑपरेशन, बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो दी frequency domain can be transformed into time domain by a mathematical operation, called Fourier transformation, उसे हम क्या बोलते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पे जो हमारा टाइम डोमेन स्पेक्ट्रम को कैसे राइट कर सकते हैं, द टाइम डोमेन स्पेक्ट्रम रिटन एज, पे क्या होगा, एफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी, दैट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिमिट्स, और यहाँ पे एफ न्यू, और यहाँ पे e की पावर 2 पाई आई न्यू टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा डी न्यू। ऑल राइट, और अब इसको हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। सो बाय यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन can be converted into frequency domain, converted into frequency domain by relationship तो क्या आ जाएगा, अभी यहाँ पे जहाँ पे t है इसकी जगह पे क्या आ जाएगी, हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी f न्यू, दैट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी लिमिट्स। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा टाइम आ जाएगा, और यहाँ पे e की पावर माइनस में 2 पाई आई न्यू टी, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बाय यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन can be converted, time domain can converted into frequency domain by using Fourier transformation. Time domain can be converted into transformed into frequency domain by relationship f nu, that is equal to minus infinity से plus infinity हमारी लिमिट्स है f t e की पावर माइनस 2 पाई आई न्यू टी एंड dt। उसके बाद अगर हम देखते हैं हमारा टाइम डोमेन स्पेक्ट्रम के अंदर, तो हमें ग्राफ इस तरीके से देखने को मिलेगा, और अगर हम देखते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर ग्राफ, तो हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा। क्लियर है इतना? द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सिग्नल विद अ कंप्यूटर is carried out in few seconds, and second, the great advantage of Fourier transformation is its speed, okay, and the spectra are taken in the interferogram,
interferogram and recorded in the computer within 1 second. ऑल राइट, तो सबसे ज़्यादा जो ग्रेट एडवांटेज है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की वो क्या है, इसकी स्पीड, जो कि स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है सिग्नल का कंप्यूटर के साथ में हम फ्यू सेकंड्स में कर सकते हैं। और जो ग्रेट एडवांटेज है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की इसकी स्पीड है। जो स्पेक्ट्रा है हम लेते हैं इंटरफेरोग्राम में, उसको रिकॉर्ड कर देते हैं कंप्यूटर में विद इन 1 सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक है रिजॉल्विंग पावर। सो रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, ये जो टर्म है हम यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए जो हमारा स्पेक्ट्रोमीटर है उसकी परफॉर्मेंस को। जो रिजॉल्विंग पावर उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, ये एबिलिटी होती है हमारी स्पेक्ट्रोमीटर की जो हमें सेपरेट करके दिखाता है जो हमारी क्लोजली लाइन, जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रे फर्स्ट है, यहाँ पे रे सेकंड है, तो ये क्या आ रही थी हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस। तो जैसे वो प्रिज्म से पास होंगी, ये क्या हमारा एज एनालाइजर यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे जैसे ही वो पास होंगी प्रिज्म से तो हमें अलग अलग सेपरेट हमें लाइन्स दिख रही हैं। तो यही क्या है हमारी रिजॉल्विंग पावर है। सो रिजॉल्विंग पावर टर्म, resolving power is generally used as a measure of, इसलिए यूज करते हैं हम, ये मेजर है किस चीज का, परफॉर्मेंस का, स्पेक्ट्रोमीटर की। इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ परफॉर्मेंस of a spectrometer, और अगर हमें डिफाइन करना है रिजॉल्विंग पावर होता क्या है तो कैसे डिफाइन करेंगे, इट मे बी डिफाइंड as the ability है किसकी, स्पेक्ट्रोमीटर की, एबिलिटी ऑफ अ स्पेक्ट्रोमीटर to show separately the adjacent, जो पास है हमारी, the adjacent absorption bands, या फिर और closely lying spectral spectral lines, and here the part of spectrometer that is concerned with the resolution is the analyzer, and here is the prism, dispersing element. The part of spectrometer is used for resolution. The part of spectrometer concerned with resolution is the analyzer, which is consists of the dispersing element called prism, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिज्म बोलते हैं। तो जो हमारी रिजॉल्विंग पावर है उसका मतलब क्या है, इस टर्म का मेजर करते हैं हम परफॉर्मेंस कैसे हमारी स्पेक्ट्रोमीटर की, तो उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, एबिलिटी होती है स्पेक्ट्रोमीटर की शो करना सेपरेट ये हमें दिखा देगा कि इसको जो एडजेसेंट, जो बहुत ही क्या है क्लोज हैं, जो बहुत ही पास हैं, उनको एब्जॉर्प्शन बैंड्स को, जो क्लोजली लाइन हमारी स्पेक्ट्रल लाइन्स है उनको। अब यहाँ से तो हमें क्या दिख रहा था, एक है, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, पर जैसे प्रिज्म से पास करेंगे, एनालाइजर से पास करेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारी अलग अलग हमें दिखने लग जाएंगी। तो ये क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है एडजेसेंट जो एब्जॉर्प्शन बैंड है उनको, जो क्लोजली लाइन जो पास में है हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस, उनको सेपरेट कर देगा।
और इसी को क्या बोलते हैं, एबिलिटी को स्पेक्ट्रोमीटर की, उसे हम क्या बोलते हैं, रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं। क्लियर है। और उसके बाद है पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर जो कंसर्न करता है रिजोल्यूशन के साथ में। अब यहाँ पे जो हमारा प्रिज्म है वो किसकी तरह वर्क कर रहा है, एनालाइजर की तरह वर्क कर रहा है। जैसे ही प्रिज्म से पास हो रही है हमें अलग अलग वो दिख रही है। पहले तो हमें क्या दिख रहा है, एक स्पेक्ट्रल लाइन है, पर जैसे ही यहाँ से पास हो रही है प्रिज्म से हमें अलग अलग दिख रही है, सेपरेट दिख रही है। तो कौन सा पार्ट है स्पेक्ट्रोमीटर का जो कंसर्न कर रहा है रिजोल्यूशन के साथ, जिससे रिजोल्यूशन हमारी हो रही है, वो कौन सा हमारा एनालाइजर है, जो किससे बना है, जो विच कंसिस्ट ऑफ डिस्पर्सिंग एलिमेंट कॉल्ड prism, okay, which consists of dispersing element like prism. All right, figure shows that the white light made parallel by the lens L1 and falls on the prism ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, जो हमारी व्हाइट लाइट है वो क्या हो रही है हमारी पैरेलली लेंस L1, क्या बना है उससे पैरेलल लेंस L1, उसके बाद वो क्या हो रही है हमारी फॉल हो रही है किस पे, प्रिज्म के ऊपर। तो यहाँ से देखो रे फर्स्ट और रे सेकंड पैरेलली हमारी जा रही हैं, सो मेड पैरेलली बाय द लेंस L1। उसके बाद जो हमारी रेज हैं वो फॉल हो रही है किसके ऊपर, प्रिज्म के ऊपर। प्रिज्म फिर क्या करेगा, इनको डिस्पर्स कर देगा, हमारा रिजॉल्व कर देगा, और फिर जो हमारे डिस्पर्स रेडिएशंस हैं वो क्या होंगी, हमारी फोकस्ड की जाएंगी बाय द लेंस L2 ऑन टू द detector. All right, so by the lens and falls on the prism, then the prism disperse and resolves the radiation, and the dispersed radiation is focused by, कौन इसको फोकस्ड कर रहा है, लेंस L2 कर रहा है किस पे, हमारे डिटेक्टर पे। सो डिस्पर्स रेडिएशन इज फोकस्ड बाय द लेंस L2 onto the detector, and if the resolved radiation, अगर हमारी जो रिजोल्व रेडिएशन है उसके पास क्या है, लैम्डा वेवलेंथ है, और इसके पास क्या, P1 के पास लैम्डा है, और P2 के पास क्या हमारी लैम्डा प्लस में डी लैम्डा है। सो इफ द रिजोल्व रेडिएशंस हैव वेवलेंथ लैम्डा है, और क्या है हमारी लैम्डा प्लस डी लैम्डा, लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा, देन दी वेवलेंथ इंटरवल। उसके बाद जो हमारा वेवलेंथ इंटरवल है डी लैम्डा, उसे हम बच्चों क्या बोलेंगे, रिजोल्यूशन, इज कॉल्ड दी रिजोल्यूशन। ऑल राइट, देन दी वेवलेंथ डी लैम्डा is called the resolution, then the wavelength interval, उसके बाद जो हमारा वेवलेंथ जो इंटरवल आ रहा है डी लैम्डा, उसे हम क्या बोलेंगे, रिजोल्यूशन। सो देन दी वेवलेंथ इंटरवल डी लैम्डा इज कॉल्ड दी रिजोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिगर से हमें पता चल रहा है कि जो व्हाइट लाइट है क्या आ रही है हमारी, पैरेलली आ रही है, रे 1 है, ये हमारी रे 2 है, मेड पैरेलल बाय दी लेंस L1। उसके बाद क्या हो रहा है, जो हमारी रेडिएशन है वो किस पे फॉल हो रही है, देन दी प्रिज्म, उसके बाद वो फॉल हो रही है प्रिज्म के ऊपर। प्रिज्म फिर क्या कर रहा है बच्चों, उसको डिस्पर्स कर रहा है, और क्या कर रहा है, उसको रिजॉल्व कर रहा है। वो हमें अलग अलग से दिख रही हैं, जो चिपकी हुई थी, जो बहुत अपनी क्लोज थी, तो वो क्लोज स्पेक्ट्रल लाइंस क्या थी, हमें सेपरेट दिख रही हैं। सो इसके बाद ये क्या कर दिया, डिस्पर्स रिजॉल्व कर देगा। उसके बाद जो रिजॉल्व हमारी रेडिएशंस हैं, जो डिस्पर्स्ड हमारी रेडिएशन है, वो अब क्या की जाएंगी, फोकस की जाएंगी। जो लेंस L2 है अब ये क्या करेगा, हमारा फोकस करेगा रेडिएशन, जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनको किस पे, ऑन टू द डिटेक्टर के ऊपर ये क्या कर देगा, उनको फोकस कर देगा। और उसके बाद क्या है, इफ द रिजोल्व रेडिएशंस, अगर जो हमारी रिजोल्व रेडिएशन ये क्या हमारी P1 है, ये P2, इसके पास अगर क्या है वेवलेंथ लैम्डा, इसके पास क्या है हमारे पास लैम्डा प्लस में डी लैम्डा, तो ये इंटरवल जो होगा डी लैम्डा, इसे ही हम क्या बोलेंगे, रिजोल्यूशन। यहाँ पे ये जो हमारा इंटरवल आएगा
डी लैम्डा, ये इसे ही हम क्या बोलेंगे, देन द वेवलेंथ इंटरवल डी लैम्डा इज कॉल्ड द रिजोल्यूशन. इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, in terms of frequency, the radiations are separated as nu and nu plus d nu. इसी तरीके से तो यहाँ पे डी न्यू क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी, क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी इंटरवल है, तो यही क्या है हमारा रिजोल्यूशन हो जाएगा. सो सेपरेटेड एज न्यू एंड डी न्यू एंड देयर वेव नंबर्स, तो इनके वेव नंबर्स क्या हो जाएंगे, एंड देयर वेव नंबर्स आर न्यू बार एंड डी न्यू बार, न्यू बार एंड डी न्यू बार, ये क्या है वेव नंबर्स हो जाएंगे. तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी इंटरवल है डी न्यू, वही क्या है हमारा रिजोल्यूशन हो जाएगा. देन the frequency interval d nu and the wave number interval कौन सा हमारा डी न्यू बार, तो यही क्या हो जाएगा रिजोल्यूशन ऑब्टेन. एंड द वेव नंबर इंटरवल डी न्यू बार is the resolution obtained. क्लियर. तो यहाँ पे क्या, अगर हम बात करते हैं बच्चों फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, तो रेडिएशन कैसे सेपरेट होंगी हमारी, न्यू और न्यू प्लस में डी न्यू बार. तो यहाँ पे जो डी न्यू है वही क्या है हमारी रिजोल्यूशन हो जाएगा. उसके बाद इनके वेव नंबर्स क्या हमारे न्यू बार एंड डी न्यू बार. तो यहाँ पे भी जो हमारी सेपरेशन आएगी, जो हमारे कैसे सेपरेटेड होंगे हमारे डी न्यू बार से, तो यहाँ पे जो हमारे वेव नंबर का जो इंटरवल आएगा वो क्या हमारा डी न्यू बार. तो फ्रीक्वेंसी इंटरवल डी न्यू और वेव नंबर इंटरवल डी न्यू बार, यही क्या हमारी रिजोल्यूशन जो ऑब्टेन हुई है. क्लियर है. द डिस्पर्स्ड beams are focused at points P1 and P2 तो जो हमारी डिस्पर्स्ड बीम्स है वो कहाँ पे बच्चों फोकस्ड हुई हैं, P1 पे और P2 पे, और सेपरेट किससे हैं, डिस्टेंस DL से, एंड सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस DL. देन दी लीनियर डिस्पर्जन, देन जो हमारा लीनियर डिस्पर्जन है वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, लीनियर डिस्पर्जन इज इक्वल टू DL अपॉन डी लैम्डा. अगर हम बात करें एंगुलर डिस्पर्जन के डी थीटा अपॉन में डी लैम्डा. और अगर हम यहाँ पे देखते हैं रिजॉल्विंग पावर को हमारे डिस्पर्जिंग एलिमेंट की, अगर हम लेते हैं फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में न्यू बाय डी न्यू, अगर हम लेते हैं वेवलेंथ्स की टर्म्स में तो क्या हो जाएगा लैम्डा अपॉन में डी लैम्डा. अगर हम बात करते हैं वेव नंबर्स की टर्म्स में तो क्या हो जाएंगे हमारे डी न्यू बार बाय में डी न्यू बार. तो हमने बात की फ्रीक्वेंसी की, वेवलेंथ की और हमारी वेव नंबर्स की. तो फ्रीक्वेंसी में न्यू बाय डी न्यू, वेवलेंथ में लैम्डा बाय डी लैम्डा, वेव नंबर्स में न्यू बार बाय में डी न्यू बार. ऑल राइट. सो लीनियर डिस्पर्जन क्या हो जाएगा DL अपॉन में डी लैम्डा. और अगर हम ले एंड देन दी एंगुलर डिस्पर्जन, द एंगुलर डिस्पर्जन किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन में डी लैम्डा. और रिजोल्यूशन को मैथमेटिकली कैसे बता सकते हैं, एंड द रिजोल्यूशन ऑफ द डिस्पर्जिंग एलिमेंट कैसे बताएंगे, दैट इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, वेव नंबर के टर्म्स में लैम्डा अपॉन डी लैम्डा, लैम्डा अपॉन में, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे इसको आर, तो क्या हो जाएगा लैम्डा अपॉन में डी लैम्डा, और न्यू बाय में डी न्यू, और क्या हो जाएगा हमारा डी लैम्डा न्यू बार एंड बाय में डी न्यू बार. ठीक है बच्चों. अगर हम बात करें वेवलेंथ के टर्म में लैम्डा अपॉन डी लैम्डा, फ्रीक्वेंसी के टर्म में न्यू बाय डी न्यू, और वेव नंबर्स के टर्म्स में न्यू बार बाय में डी न्यू बार. तो ये क्या हो जाएंगी हमारी रिजोल्यूशन डिस्पर्सिंग एलिमेंट की. व्हेन द प्रिज्म इज यूज्ड फॉर
डिस्पर्जन। अगर हम जो प्रिज्म है उसका यूज करें बच्चों डिस्पर्जन के लिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगी, देन द रिजॉल्विंग पावर, देन द रिजॉल्विंग पावर इज, रिजॉल्विंग पावर इज किसके बराबर हो जाएगी, R इज इक्वल टू बी डी एक्स अपॉन में डी लैम्डा। ये क्या हो जाएगी हमारी रिजॉल्विंग पावर, जब प्रिज्म का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। सो क्या हो जाएगी, R इज इक्वल टू बी डी एक्स अपॉन में डी लैम्डा। बी क्या है यहाँ पे, बेस लेंथ, देखिए बी क्या हमारी बेस लेंथ ऑफ द प्रिज्म, एक्स क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डी एक्स अपॉन डी लैम्डा भी यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज इन क्या है ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल विद चेंज क्या है वेवलेंथ लैम्डा, विद चेंज इन वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ओके, सो बी क्या हो जाएगा, बेस लेंथ ऑफ द प्रिज्म, और ये एक्स क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और डी एक्स अपॉन में डी लैम्डा, ये क्या हो जाएगा, चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल with change in wavelength of incident radiation या फिर हम बोल सकते हैं इंसिडेंट लाइट। ओके, सो ये हो जाएगी हमारी dx अपॉन में d लैम्डा। रिजॉल्विंग power depends on the following factors। सो जो हमारी रिजॉल्विंग पावर है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे प्रिज्म की, फर्स्ट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, और सेकेंड वन जो विड्थ है जो हम स्लिट यूज करेंगे बिफोर लेंस L1, उस पे भी जो हमारी रिजॉल्विंग पावर है वो डिपेंड करेगी। सो width of the slit used before lens L1, जो हमने लेंस L1 से पहले जो हम स्लिट यूज करेंगे उसकी विड्थ पे भी। तो देखिए अगर जो हमारी विड्थ है वो ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा अगर हम विड्थ कर देंगे स्लिट की, तो वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा करने से बहुत सारी क्या आएंगी हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस यहाँ पे आएंगी। तो स्पेक्ट्रल लाइंस जब बहुत सारी आएंगी तो उनके बीच में जो हम सेपरेशन है वो नहीं कर पाएंगे, जो सेपरेशन है उनके बीच में वो नहीं हो पाएगा, और वो जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस है वो रिजॉल्व नहीं हो पाएंगी। क्लियर है। सो जो हमारी जो रिजॉल्विंग पावर है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, अब जो विड्थ है स्लिट की उसको बढ़ा के डिक्रीज करके, तो विड्थ जो है स्लिट की उसको डिक्रीज करके हम रिजॉल्विंग पावर को बढ़ा सकते हैं, बट इतनी भी हमें कम नहीं करनी है कि हम बिल्कुल ही नैरो स्लिट ले लें। ठीक है, तो नैरो स्लिट में क्या होगा, वो ज़्यादा पतली होगी स्लिट, तो वहाँ पे जो हमारी बीम से लाइट है वो नहीं जा पाएगी डिटेक्टर तक, तो वो नहीं जा पाएगी, तो वहाँ पे हमें वीक सिग्नल देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे भी जो डिस्टिंग्विश करना वो क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, वहाँ पे भी जो हमारी रिजोल्यूशन नहीं हो पाएगी। क्लियर है ये बात। सो फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म एंड सेकेंड इज विड्थ ऑफ द स्लिट यूज्ड बिफोर लेंस L1। और यहाँ पे जो हमारी रिजोल्यूशन का कंसेप्ट है वो हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं। ठीक है, सो रिजोल्यूशन इज इम्पॉर्टेंट इन स्टडी। सो रिजोल्यूशन इज इम्पॉर्टेंट इन स्टडी किसके स्टडी में, जब हम बात करें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की, इन स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे लिए रिजोल्यूशन पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जो हमारे मॉलिक्यूलर जो एब्जॉर्प्शन हमारी होती हैं तो वहाँ पे वो सिर्फ एक सिंगल फ्रीक्वेंसी पे नहीं होती। ठीक है ना, तो इसलिए हमारे लिए रिजोल्यूशन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सो रिजोल्यूशन इज इंपॉर्टेंट इन स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बिकॉज नो
molecular absorption takes place at single frequency. Absorption takes place at single frequency. वो हमेशा क्या होंगे, वहां पे हमें रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज देखने को मिलेंगी. ठीक है, सो it always spread over a range of frequencies. It always spread over a range of frequencies and absorption spectra. और जो हमें absorption spectra देखने को मिलेंगे वो किस तरीके से होंगे, broad lines की. ठीक है, broader lines होंगी वहां पे. and over a range of frequency and absorption spectra seen कैसे होंगे, में broad lines की फॉर्म में. so absorption spectra seen कैसे हमें दिखेंगे, वो seen as लिख लेते हैं, seen as broad lines. all right student, तो यहाँ से हमें देखना है सीन एज ब्रॉड लाइन. सो जो रिजॉल्विंग पावर है वो डिपेंड करती है हमारी किन किन फैक्टर्स पे. एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे प्रिज्म की, दूसरा हमारी किस पे, विड्थ पे स्लिट के जो हम यूज करें बिफोर लेंस L1. ठीक है, उसके बाद हमने देखा जो रिजोल्यूशन होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी स्टडी के अंदर जब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करें, बिकॉज यहाँ पे नो मॉलिकुलर एब्जॉर्प्शन, कोई भी ऐसा मॉलिकुलर एब्जॉर्प्शन नहीं जो टेक्स प्लेस होता है सिर्फ एक सिंगल फ्रीक्वेंसी पे. यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज. और जो हमारी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में कैसे देखने को मिलेगा, ब्रॉड लाइन्स की फॉर्म में. नेक्स्ट हम करते हैं रेले क्राइटेरियन ऑफ रिजोल्यूशन रिजॉल्विंग पावर के अंदर ही. तो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों, जब हम नैरो इंटर्न स्लिट का यूज करते हैं बिफोर लेंस L1 तो वहां पे सिर्फ हमें मेन पीक नहीं मिलती वेवलेंथ लैम्डा के साथ में, बट वहां पे हमें डायफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलता है स्मॉल पीक्स का. ठीक है, जिनके पास वेवलेंथ्स होती हैं प्लस माइनस लैम्डा, प्लस माइनस 2 लैम्डा, प्लस माइनस 3 लैम्डा, इस तरीके से फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पीक. ठीक है, सो क्या होगा, according to this criterion when a narrow entrance slit is used before lens L1, not only main peak at wavelength lambda is obtained, but a diffraction pattern of small peaks with wavelength plus minus lambda, plus minus 2 lambda, etc. from the center of the peak is obtained. From the center of peak is obtained. समझ आया? तो इस क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग क्या है, जब हम नैरो स्लिट का यूज करते हैं, नैरो इंटर्न स्लिट का हम यूज करते हैं बिफोर लेंस L1, तो वहां पे सिर्फ हमें मेन पीक नहीं मिलती एक वेवलेंथ लैम्डा के साथ में, बट वहां पे हमें डायफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलता है स्मॉल पीक्स का विद वेवलेंथ प्लस माइनस लैम्डा, प्लस माइनस 2 लैम्डा एटसेट्रा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पीक इज ऑब्टेन्ड. ओके, when peak P2 is not closer to the peak P1, then it is said to be resolved. उसे हम क्या बोलेंगे, resolved है वो. ठीक है, जब जो हमारी पीक P2 क्लोज नहीं होगी P1 के, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिजोल्व है, रिजोल्यूशन हो गया, वहां पे हमें वो अलग अलग दिखाई दे रही हैं. सो व्हेन पीक P2 इज नॉट क्लोजर टू P1 देन इट इज सेड टू बी रिजोल्व्ड. और अब जो हमारी मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं उनके अंदर बच्चों हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का यूज करते हैं देन अ प्रिज्म. ओके, रिजॉल्विंग पावर को इंक्रीज करने के लिए. सो इन मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर्स
to increase the resolving power, diffraction grating is used, than a prism, ठीक है। मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर्स में हम क्या करते हैं, इंक्रीज करने के लिए रिजॉल्विंग पावर को डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का यूज करते हैं। सो इन मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर्स टू इंक्रीज द रिजॉल्विंग पावर, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज यूज्ड देन अ प्रिज्म। द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कंसिस्ट्स ऑफ, से होती है बनी, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कंसिस्ट्स ऑफ सीरीज होती है यहाँ पे पैरेलल ग्रूव्स, सीरीज ऑफ पैरेलल ग्रूव्स cut on a glass or a ceramic plate having a spacing of, या फिर हम बोल सकते हैं with a spacing of 1 micrometer। कितनी स्पेसिंग होती है वहां पे, 1 micrometer। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पैरेलल ग्रूव्स कट ऑन अ ग्लास और अ सिरेमिक प्लेट विद अ स्पेसिंग ऑफ 1 micrometer। और अगर हम यहाँ पे देखना है रिजॉल्विंग पावर को, तो वो क्या हो जाएगी, रिजॉल्विंग पावर ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, रिजॉल्विंग पावर ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग is given by क्या हो जाएगी रिजॉल्विंग पावर, R is equal to mn, ओके, R is equal to mn। m क्या है यहाँ पे हमारा ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन, n क्या है टोटल नंबर ऑफ ग्रूव्स, सो n क्या है टोटल नंबर ऑफ ग्रूव्स, और m क्या है ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन, that is 0, 1, 2, okay, so m is the order of डायफ्रैक्शन। सो के स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।